वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े और नोट्स में आपको 4 न्यूमेरिकल भेजा गया। आइए उन न्यूमेरिकल्स का आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन में देखते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके स्टेट बोर्ड के टेक्निकल एग्जाम में, एसबीटी में आ सकता है और एसएससी जेई के मेंस में या सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ सकता है। आसान है अगर आप सभी फार्मूलाज को सही तरह से यूज करना जानते हो तो। जो पहला क्वेश्चन था वो था कि ए 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स एन आर्मेचर करंट ऑफ 3.33 एम्पेयर at rated voltage and no load speed 1000 rpm, Ra equal to 0.3 ohm, RSH equal to 160 ohm। मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट है, गिवन में यहाँ पर हम लिखे हैं, और नो लोड पे जो करंट ड्रॉ कर रहा है, मैंने आपको कहा था कि नो लोड पे जो करंट ड्रॉ होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो नो लोड पे जो करंट ड्रॉ हो रहा है, आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी है 3.33 एम्पियर और नो लोड स्पीड नो लोड पे स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, तो नो लोड स्पीड कितनी है 1000 आरपीएम, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.3 ओम और शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है 160 ओम, ठीक है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। उस पर कह रहा है कि द लाइन करंट एट फुल लोड एंड रेटेड वोल्टेज इज 40 एम्पियर। वही फुल लोड पे मैक्सिमम लोड पे लाइन करंट और आर्मेचर करंट का डिफरेंस आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये एक शंट मोटर है। तो ये अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज है तो ये IA है, ये IL है और ये क्या है ISH या I फील्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं लाइन करंट एट फुल लोड पे जो लाइन करंट है, मतलब ये करंट है, एंड रेटेड वोल्टेज इज 40 एम्पियर, ठीक है। लाइन करंट 40 एम्पियर, नो लोड स्पीड 1000 आरपीएम। लाइन करंट 40 एम्पियर है तो उसी फुल लोड पे कैलकुलेट करना है स्पीड और फुल लोड पे कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो फुल लोड पे स्पीड कैलकुलेट करना है, फुल लोड पे टॉर्क कैलकुलेट करना है। और दो केस है। पहले केस में आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड लेना है, मतलब कि नो लोड से फुल लोड में फ्लक्स की वैल्यू सेम है ना। आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्ट मतलब कोई डिमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट नहीं हुआ, नो लोड से फुल लोड में फ्लक्स की वैल्यू सेम है। तो और सेकंड केस में कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन वीकेंस द नो लोड फ्लक्स बाय 4%, और दूसरे केस में कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण नो लोड के कंपैरिजन में फुल लोड में फ्लक्स की वैल्यू 4% घट गई। तो आइए देखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि फुल लोड पे स्पीड बताइए और फुल लोड पे टॉर्क बताइए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आप उल्टा सोचिए, आपसे फुल लोड का स्पीड पूछा है, ठीक है ना। तो फुल लोड का स्पीड पूछा है, तो फुल लोड का स्पीड कैसे पता चलेगा। तो फुल लोड का स्पीड आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि बैक ईएमएफ के फॉर्मूला में EB इक्वल टू KE phi N होता है, या EB इज प्रोपोर्शनल टू phi N होता है। आपको यहाँ दो केस दिया है, एक केस दिया है नो लोड का, एक केस दिया है फुल लोड का। नो लोड में कई सारा डाटा दिया है, फुल लोड में भी कुछ डाटा दिया है, और आपसे फुल लोड का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू phi into N, ये तो है, ठीक है ना। तो अगर हम बैक ईएमएफ जो नो लोड के केस में है और बैक ईएमएफ जो फुल लोड के केस में है, दोनों को कंपेयर करें, है ना, मतलब EB इज इक्वल टू KE phi N, EB नो लोड इक्वल टू KE phi N, सब कुछ नो लोड में, और EB फुल लोड इक्वल टू KE into phi N, और phi तो दोनों केस में सेम होगा। अगर हम पहला केस बना रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड, तो phi दोनों केस में सेम है, तो phi and phi विल गेट कैंसिल। इधर बचेगा EBNL by EBFL और इधर बचेगा N स्पीड NL by NFL। अब EBNL आप निकाल सकते हैं, EBFL भी आप निकाल सकते हैं, NNL दिया हुआ है,
NFL निकल जाएगा, और NFL निकल गया, स्पीड निकल गई, तो टॉर्क तो निकल ही जाएगा। ठीक है, बस वैसे आप पहले सोचिए, गिवन लिख करके उसका सोचिए अब कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मैंने वही किया, सबसे पहले EANL नो लोड का बैक ईएमएफ निकाला। तो नो लोड का बैक ईएमएफ हमको पता है VT इक्वल टू I माइनस INL इंटू RA होगा, तो VT पता है 230, INL 3.33 इंटू 0.3 तो 229 वोल्ट। ठीक है, अब ENL निकल गया, ठीक है ना, और NNL तो हम लोग को पता ही है, स्पीड एट नो लोड 1000 RPM। अब हमको निकालना है EAFL फुल लोड पे बैक ईएमएफ, फॉर्मूला वही है VT माइनस IAFL इंटू RA, लेकिन IAFL नहीं पता है, उसके लिए क्या हिंट दिया है, IL दिया है, लोड करंट, ये करंट दिया है, ये निकालना है, इसमें इसको घटा देंगे तो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले ISH निकाल ली, ISH करंट जो कि होगा VT अपॉन RSH 230 अपॉन 160, ये हो गया। ठीक है, अब IAFL क्या होगा, इससे करंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 40 माइनस 1.4375, ये हो जाएगा 38.5625। IAFL वहां से EAFL आ जाएगा 218.431। उसके बाद EA इज प्रोपोर्शनल टू phi n। ठीक है, और phi दोनों केस में सेम होना है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं समथिंग कांस्टेंट K इंटू K, तो ये भी कट जाएगा। तो EANL नो लोड EMF बाई फुल लोड EMF, EANL बाई EAFL, हमने कंपेयर कर लिया दोनों को। आप चाहें तो किसी एक केस से निकाल के पुट वगैरह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप देखिए बहुत सिंपल तरीका है कि EANL बाई EAFL कर दें, चूंकि ये प्रोपोर्शनल है, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट तो कट जाएगा ऐसे ही, और फ्लक्स भी नो लोड और फुल लोड में सेम है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्टेड मान रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा, तो NNL बाई NFL बच जाएगा। अब ये वैल्यू आपको पता है 229, और ये वैल्यू पता है 218.431, और ये वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो इसको निकाल लीजिए, तो ये आ गया 953.847 RPM। अब स्पीड निकल गया, टॉर्क कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि टॉर्क इनटू स्पीड टाउ ओमेगा m इक्वल टू मैकेनिकल पावर EAFL इंटू IAFL। तो मैंने क्या किया, TEFL इक्वल टू EAFL इंटू IAFL जो है उसको डिवाइड कर दी ओमेगा m से, ओमेगा m होता है क्या, 2 पाई स्मॉल n, तो स्मॉल n को कैपिटल n बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, मतलब कैपिटल N बाय 60 विल बी, ये RPM में डिवाइडेड बाय ये कर देंगे तो वो RPS में आ जाएगा। तो आपको जो है ये आ गया, 60 को इधर से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 84.33 न्यूटन मीटर। अब देखिए सेकंड केस में बोल रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फुल लोड फ्लक्स है वो 4% घट गया, मतलब पहले था 5, अब 4% घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.965, मतलब अगर नो लोड पे फ्लक्स था 5 NL तो फुल लोड पे फ्लक्स कितना होगा 0.965 NL। क्यों, कोई कह रहा है कि 40% डिक्रीज हुआ, सॉरी 4% डिक्रीज हुआ, 40% होता तो 0.6 हो जाता, 4% डिक्रीज हुआ तो 0.96। तो इस पूरे कैलकुलेशंस में आपको इसके लिए सेकेंड केस के लिए बहुत ज़्यादा चेंज कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आसानी से उसके केस में भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको K लिख लेते हैं इंटू 5 NL इंटू 1000 इक्वल टू K इंटू 0.965 NL इंटू N, सॉरी हाँ ठीक है NFL। ठीक है, तो यहाँ से भी K से K कैंसिल, फाइनल से फाइनल कैंसिल, तो यहाँ से फिर अगर आप NFL निकालेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता ही है EANL तो पता ही है ना आपको, देखिए हम फार्मूला ये लिख रहे हैं बस, NFL ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बाई 0.96 इंटू EAFL कितना है आपका 218.431 और डिवाइडेड बाई EANL कितना 200, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आप खुद सोचिए जरा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि अगर फ्लक्स घटता है तो स्पीड बढ़ती है ना, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ पे फ्लक्स पहले से घटा है तो स्पीड को बढ़ना चाहिए,
तो आप कैलकुलेशन करके अगर देखेंगे तो इसकी स्पीड आएगी आपको 1 मिनट क्या कहते हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो इसकी स्पीड जो आती है वो हो जाएगा 1000 इंटू 218.431 डिवाइडेड बाई 229 डिवाइडेड बाई 0.96 993.59। बहुत मौका आया होगा आरपीएम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। फुल लोड पे स्पीड अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें तो फुल लोड पे स्पीड कितना हो जाएगा 993.59। और टॉर्क आपको पता ही है EFL इंटू IFL डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू ओमेगा MFL वो हो जाएगा 2 पाई n होता है स्मॉल n, यहाँ लिखेंगे 993.59 अपॉन 60 और ये वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है ना, EFL कितना है भाई 218.431 इंटू 38.5625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू ये भी ले लो भाई 60 इंटू 993.59। तो आप ये बताइए टॉर्क को क्या होना चाहिए, जो आपको आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड में टॉर्क आया था 84.33। ठीक है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो टॉर्क क्या होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है टॉर्क घट जाता है। तो देखते हैं कितना आता है। 84.33 था उसमें, इसमें देखते हैं 218.431 इंटू 38.5625 इंटू 60 हो गया डिवाइडेड बाई 993.59 डिवाइडेड बाई 2 and divided by pi. It is 80.955 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पोल DC shunt motor, a 4 pole DC shunt motor lap connected has Z equal to 960, N equal to 1000 RPM, phi equal to 2 into 10 to the power minus 2 Weber, full stop. Calculate torque developed by armature and useful torque when IA equal to 30 ampere, RA equal to 0.12 ohm, RSH equal to 125 ohm and rotational loss equal to 825 वाट। देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें यूजफुल टॉर्क और या साफ टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक 4 पोल का मशीन है, लैप बाउंडेड है, इसलिए A इक्वल टू 4 लिखे, Z 960 है, स्पीड 1000 आरपीएम, फ्लक्स फाइंड 2 × 10⁻² वेबर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालना है और यूजफुल टॉर्क निकालना है जब IA इक्वल टू 30 एम्पेयर है, RA इतना है, ये लॉस 825 है। एक्चुअली मोटर में होता है, मोटर में नहीं जनरेटर में भी होता है कि एक्चुअली क्या है, जनरेटर में क्या है कि जितना हम लोग मैकेनिकल फोर्स देते हैं है ना, उतना मैकेनिकल फोर्स रोटर को मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ लॉस में चला जाता है, फ्रिक्शन में, विंडेज में और इस तरह से। सिमिलरली जब रिवर्स प्रोसेस होता है, जब मोटर मैकेनिकल पावर देता है तो रोटर को जितना मैकेनिकल पावर मिलता है उतना वो शाफ्ट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। जो प्रॉब्लम जनरेटर में इनकमिंग मैकेनिकल पावर के लिए है, वही प्रॉब्लम मोटर में आउटगोइंग मैकेनिकल पावर के लिए। रोटर पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगा, EBIA मैकेनिकल पावर लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगा, लेकिन फ्रिक्शन लॉस, रोटेशनल लॉस, विंडेज लॉस के कारण बाहर जो मैकेनिकल पावर मिल रहा है वो अंदर से कम मिल रहा है। ठीक है, और टॉर्क
अगर हम कहें कि यूजफुल टॉर्क या साफ टॉर्क, यूजफुल टॉर्क या साफ टॉर्क मतलब जिससे हमको यूज लेना है, जैसे हमको क्या करना है, जो हमारा साफ्ट है उस पर लोड लगाएंगे और उसको घुमाया जाएगा, तो उस लोड पे एक्चुअली कौन सा टॉर्क लग रहा है, साफ टॉर्क लग रहा है, यूजफुल टॉर्क वही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो है जो कि रोटर पे लग रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है और साफ टॉर्क या यूजफुल टॉर्क कम होता है, कुछ लॉसेस जो बीच में हो गए उसके कारण, ठीक है ना। और टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है पावर बाय ओमेगा एम, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालना है तो उसका फार्मूला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बाय ओमेगा एम, ठीक है ना। और जब आपको यूजफुल टॉर्क निकालना है तो वो होगा यूजफुल पावर बाय ओमेगा एम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और यूजफुल पावर में क्या अंतर होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो रोटर पे जो पावर लग रहा है, लेकिन यूजफुल पावर या साफ्ट पावर वो है जो कि लोड को मिल रहा है या साफ्ट पे लग रहा है, बाहर फ्रिक्शन के बाद जो मिल रहा है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है उसमें से हम, मैकेनिकल पावर है उसमें से हम लोग रोटेशनल लॉस को माइनस करेंगे तो मिलेगा यूजफुल पावर या आउटपुट पावर या साफ्ट पावर, ठीक है ना। और वहां से फिर आउटपुट टॉर्क मिलेगा। समझ आ गई बात। तो आप ध्यान से समझिए कि मैकेनिकल पावर EBIA होता है जो कि रोटर पे एक्चुअल लग रहा है, लेकिन कुछ फ्रिक्शन होगा, उसके बाद आपको एक्चुअल पावर या आउटपुट पावर या साफ्ट पावर मिलेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, EBIA माइनस रोटेशनल लॉस, ठीक है। टॉर्क की बात करें तो रोटर पे जो टॉर्क लगता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है ना, वो निकलेगा मैकेनिकल पावर बाय ओमेगा एम, EBIA बाय ओमेगा एम। और जो लोड को जो टॉर्क मिलेगा, जो नेट टॉर्क मिलेगा, जो यूजफुल टॉर्क होगा, साफ टॉर्क होगा, वो होगा यूजफुल पावर बाय ओमेगा एम। वो कैसे निकलेगा, यूजफुल पावर EBIA माइनस रोटेशनल लॉस बाय ओमेगा एम, ठीक है। तो लेकिन स्पीड क्या, स्पीड सेम है ना, चाहे रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है उस स्पीड से शाफ्ट भी घूम रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन एक पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना इधर, और इस तरफ फोर्स कम लग रहा है ना, क्योंकि लॉसेस हैं बीच में, लॉसेस का एक डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इस तरफ ये हो रहा है, रोटर पे फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, और लॉसेस के बाद जो बाकी बचा फोर्स वो इस पे लग रहा है, ठीक है। दोनों की स्पीड, शाफ्ट की रोटर की स्पीड सेम है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है, वो दोनों साइड में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, इसलिए रोटर पे ज्यादा फोर्स लगता है, और शाफ्ट इधर है उस पर कम फोर्स लगता है, खैर जो भी है। तो स्पीड जो है, शाफ्ट स्पीड ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि शाफ्ट स्पीड या रोटर की स्पीड या मैकेनिकल स्पीड क्या है, वो सब सेम है, लेकिन शाफ्ट पावर इज लेस देन मैकेनिकल पावर, शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, या जो भी आपका EBIA के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि जब रोटेशनल लॉस 825 वाट है, आर्मेचर करंट 30 एम्पियर है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा और यूजफुल टॉर्क क्या, वो दोनों पूछ रहा है। तो मेनली इसमें कुछ है नहीं, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया कि TEM निकालने के लिए EBIA अपॉन ओमेगा एम कीजिए, और T यूजफुल निकालने के लिए EBIA माइनस रोटेशनल लॉस बाय ओमेगा एम कीजिए। तो हम लोगों को बेसिकली निकालना है EB इंटू IA। तो यहाँ पे EB को निकालने के लिए आपको VT वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो जनरल फार्मूला जो EB का होता है ZP एंड फाई अपॉन 60A, उससे हम लोगों ने EB निकाला 320 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर निकाले, यानी EBIA, वो क्या हुआ 320 गुने IA 30, 9600 वाट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हुआ EBIA बाई ओमेगा एम, तो 9600 बाई 2 पाई एन निकाले तो वो हो गया 91.673 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यूजफुल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर माइनस लॉसेस, तो 9600 माइनस 8। हमने जो पावर फ्लो डायग्राम बनाया था उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल पावर रोटर को मिलता है उसमें से कुछ लॉस होता है तो वो आउटपुट पावर मिलता है, वही बात है। तो माइनस ये किए तो 8775 वाट ये आ गया। अब टाउ यूजफुल क्या होगा, दिस पावर यूजफुल पावर बाय ओमेगा एम 2 पाई एम, बाकी सब सेम है।
तो 83.79 आप देख रहे हैं ये कम हो गया, ठीक है। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, इसमें है क्वेश्चन है ये 250 वोल्ट सेकंड के जैसा है, 250 वोल्ट 4 पोल वेव बाउंड डीसी शंट मोटर है Z इक्वल टू 500, RA 0.25 ओम, RSH 125 ओम, 5 इक्वल टू 0.02 वेबर, आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड। If motor draws 14 ampere, then find first speed and total torque. टोटल टॉर्क का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो देखिए जो भी गिवन है वो सारा डाटा हम लिख दिए, VT 250, P4, A2, Z50, RA, RSH, phi, IL, लॉस, ठीक है। पहला पूछ रहा है आपसे स्पीड एंड टोटल टॉर्क, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और स्पीड। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए आप जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ईबी का, ईबी इक्वल टू जेड phi n/60 है, और वहाँ उसमें उस फॉर्मूला में आपको जेड पता है, यहाँ से पी phi सब पता है, ईबी ही नहीं पता है, और एन दो अननोन हो जाएगा ना वहाँ, तो एन तो निकालना ही है, और ईबी हम लोग निकाल सकते हैं इन गिवन डाटाज में से केसीएल वाला यूज करके, ईबी इक्वल टू वीटी माइनस IA। तो यहाँ पे वीटी तो पता है, IA नहीं पता है, IL पता है, और VT बाई RSH करेंगे तो IF निकल जाएगा। यहाँ पर पहले हमने ISH निकाल लिए हैं, वहां से IA निकल गया 12 एम्पीयर, ठीक है। और तब फिर EB तो VT माइनस 12 इंटू 0.5 कर दिए, तो 247 वोल्ट EB आ रहा है। अब EB इक्वल टू ZP 5/60 करके N निकाल लिए। अब N निकल गया तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल टॉर्क निकालना है, मतलब टोटल पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अपॉन ओमेगा m, स्पीड पता चल गया। तो हमने क्या किया, EB इंटू I अपॉन 2 पाई 741/60 38.197 न्यूटन मीटर आया होगा आप लोगों का। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है शाफ्ट पावर एंड शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट पावर एंड शाफ्ट टॉर्क मतलब आउटपुट का पूछ रहा है, ठीक है। तो शाफ्ट पावर जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर माइनस रोटेशनल लॉस, तो वही है। उसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर निकालना पड़ेगा, वो होता है EB इंटू IA। EB आप निकाल चुके 247 और IA निकाल चुके हम 12, 247 गुने 12 कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 2964 वाट, ठीक है। और TSH शाफ्ट पावर क्या हो जाएगा, PM माइनस लॉस, तो 2964 में से 300 घटाएंगे 2664। और टॉर्क कैसे निकलेगा, यूजफुल टॉर्क मतलब यूजफुल पावर अपॉन ओमेगा m, और यूजफुल पावर ये है 2664, तो TSH इक्वल टू 2664 अपॉन 2 पाई इंटू 741/60 करेंगे तो हो जाएगा 34.33 न्यूटन मीटर। हो गया ये भी सेकंड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट आपको पता चल ही चुका है, शाफ्ट पावर आउटपुट 2664, और इनपुट पावर क्या होगा, देखिए सर्किट डायग्राम VT ठीक है ना, ये IN है, ये IA है, ये RSH है, ठीक है। यहां से जो आपको आउटपुट पावर मिला वो तो आपको पता चल गया 2664। इनपुट पावर क्या होगा, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, VT इंटू IL। VT है 250, IL है 14, तो इसको कीजिएगा फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 76.11%। दिस इज द ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ए 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर runs on no load at 800 rpm. IANL मतलब आर्मेचर करंट एट नो लोड इज 2 एम्पेयर, RA 0.4 ओम, RSH 160 ओम। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ब्रैकेट में एक्स्ट्रा
required in series with the shunt winding so that the motor runs at 950 rpm when taking a line current of 30 ampere. Assume flux to be proportional to the field current. देखिए ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगा। एक्चुअली हम लोग देखेंगे भी स्पीड कंट्रोल में कि स्पीड कंट्रोल में स्पीड को बढ़ाने का जो एक मेथड है, सेम लोड को, है ना, सेम लोड को ज़्यादा स्पीड पे घुमाने का जो एक मेथड है वो है फ्लक्स को डिक्रीज करना। एक्चुअली वो कैसे किया जाता है कि जैसे कि ये अगर सर्किट डायग्राम हम बनाए VT, ठीक है, और ये RSH, तो जब स्पीड को बढ़ाना है, फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे स्पीड बढ़ेगा। फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा? अगर इस वाइंडिंग से करंट कम आए तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना। तो अगर हम करंट को कम करें तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली कम होगा। करंट कैसे कम होगा? इसका तो VT फिक्स है, तो इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा। इसके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा, तो स्पीड बढ़ेगी। उसके लिए क्या करते हैं कि इसके साथ एक रेहोस्टेट को सीरीज में लगाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल में, एक एक्स्ट्रा रेहोस्टेट लगाते हैं और ये एक जॉकी यहाँ पे मूव कराते हैं, है ना। तो इसके मदद से हम लोग रेजिस्टेंस इस वाइंडिंग इस शंट पार्ट का, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग वैरी कर सकते हैं और वैरी करके स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रैक्टिकल बेसिस पे आपका क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन जनरल अगर VT 240 वोल्ट है तो नो लोड पे स्पीड कितना है 800 rpm, और नो लोड पे आर्मेचर करंट कितना है 2 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम, RSH 160 ओम। अब ये बोल रहा है कि ये तो नो लोड का केस है, लेकिन अगर हमको डिजायर्ड स्पीड 950 rpm है, ये तो 800 rpm नो लोड स्पीड है। डिजायर हम चाहते हैं स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, सेम लोड पे स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्पीड बढ़ाने के लिए शंट वाले पार्ट में कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करें, कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करें ताकि करंट घट जाए, फ्लक्स घट जाए और स्पीड बढ़ के कितना हो जाए 950 rpm। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। स्पीड को बढ़ाने के लिए मतलब ये इस तरह का है कि अगर हमको ये स्पीड चाहिए तो इसमें कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल है, जो आप लोग सीखेंगे। बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो देखिए कि स्पीड को बढ़ाने के लिए कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना होगा, इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए इसको बनाने का उल्टा अगर सोचे तो हमसे ये पूछा है कि कितना ये ऐड करें, रेजिस्टेंस कितना ऐड करें। ठीक है, अगर हमको इस ब्रांच का करंट पता चल जाए, सेकंड केस का, नो लोड के केस का नहीं, नो लोड केस पर तो सिंपल रेजिस्टेंस है जो वाइंडिंग का एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं है। अगर हमको जब आपका मोटर 950 rpm पे चल रहा है उस समय अगर आपको फील्ड करंट पता चल जाए, ठीक है, अगर फील्ड करंट पता चल जाए तो IF इक्वल टू VT अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो फील्ड करंट पता चल जाएगा तो VT आपको पता है तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको पता है 160, मान लीजिए 190 आया तो 160 तो पहले से था, 30 एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, है ना। तो वो 30 क्या है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब कि रेजिस्टेंस निकालना ज़्यादा अच्छा है, मतलब उल्टा हम चल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब हमको करंट निकालना है। करंट निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, अब करंट निकालना है, IF निकालना है। ठीक है, तो कैसे कैसे निकलेगा तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से IF एन नो लोड कंडीशन पर फील्ड करंट कितना होगा, VT अपॉन RSH। VT कितना है 240 अपॉन RSH कितना है 160। तो ये
ये आपको आ रहा है समथिंग 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। और EB जो नो लोड पर है वो आ रहा है 240 माइनस, देखिए IANL भी निकालना पड़ेगा ना, नहीं दिया हुआ 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 इंटू 0.4 यानी ये हो जाएगा 239.2 वोल्ट, ठीक है। EBNL पता चल गया, IFNL पता चल गया, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, लेट फील्ड करंट एट डिजायर्ड स्पीड, मान लेते हैं कि डिजायर्ड स्पीड पे फील्ड करंट का वैल्यू है IFDES लिख रहे हैं, जैसे NDES डिजायर्ड स्पीड, वैसे फील्ड करंट DES। अब देखिए, नाउ सिंस चूंकि फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, या हाँ फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, तो सिंस phi F is proportional to IF, this implies that phi, या सीधे phi लिख सकते हैं, phi NL equal to something K into IFNL and phi FL equal to K into IFFL, होगा ना। फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, तो नो लोड पे जो फ्लक्स होगा वो होगा सम कांस्टेंट टू नो लोड फील्ड करंट, और फुल लोड पे जो फ्लक्स होगा वो होगा सम कांस्टेंट टू फुल लोड फ्लक्स करंट। अब दोनों को डिवाइड करें अगर, एक रिलेशन मिलेगा, फाई NL बाई, अच्छा ये फुल लोड नहीं है, सॉरी, ये डिजायर्ड है, ठीक है। तो फाई NL बाई फाई DES इक्वल टू K इंटू IFNL, IFNL निकाल चुके हम लोग 1.5 बाई K इंटू 1.5, सॉरी, बाई K इंटू IFDS, कट गया। तो यहाँ से एक चीज ध्यान में रखना है जो कि हम लोग को यूज में आएगा, कि फाई NL अपॉन फाई DES इक्वल टू 1.5 बाई IFDS, ठीक है। ये चीज हमको काम में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और रिलेशन निकालना है, या प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखिए, EBNL, EB बैक EMF भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई और N के, ठीक है। तो सिंस EB डिजायर्ड, EBNL तो निकाल चुके हैं, EB डिजायर्ड क्या होगा, VT माइनस IA डिजायर्ड RA, यही होगा, ठीक है ना। नाउ सिंस EBNL बाई EB डिजायर्ड इक्वल टू, ये हम लिख रहे हैं EB प्रोपोर्शनल टू फाई N के टर्म्स में, इक्वल टू समथिंग K इंटू फाई NL इंटू NNL, ठीक है। नो लोड स्पीड दिया हुआ है 800 RPM, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा K इंटू फाई DES इंटू NDES, NDES तो पता ही आपको। अब EBNL की वैल्यू आपको पता है 239.2, और IBDES यहां से निकालते हैं, VT कितना है 240 माइनस RA इंटू IADES इक्वल टू, एक K से K कट गया। अब देखिए फाई NL बाई फाई DS वो हम लोग यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, तो उसको लिखेंगे 1.5 बाई IFDES इंटू NNL कितना है 800
बटे स्पीड, डिजायर्ड स्पीड कितना है आपका 950, ठीक है। अब यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए, 239.2 बाई 240 माइनस RA इंटू IADES, IA डिजायर, वो क्या होगा सोचिए। आर्मेचर करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा आपको करे कि जब लाइन करंट 30 एम्पीयर ले रहे हैं उस समय का, तो आर्मेचर करंट सिंस IADES, आर्मेचर करंट होगा IL माइनस IFDES, है ना। हम लोग डिजायर्ड स्पीड की बात करते हैं, डिजायर्ड स्पीड के समय फील्ड करंट पहले जैसा नहीं होगा, कुछ और होगा। लोड करंट आपको लाइन करंट पता है 30 एम्पीयर, तो IA क्या होगा, लाइन करंट माइनस IF डिजायर्ड, तो ये यानी 30 माइनस IF डिजायर्ड। तो अब इस चीज को यहाँ पुट करेंगे, RA इंटू लिखते हैं यहाँ IA डिजायर्ड इक्वल टू, इसको पूरा हम सॉल्व कर दें, 80 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 950, it is 1.263 upon IF desired. I think I am correct. या ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे के बाद यहाँ आ गया, therefore इसको इधर ले लेते हैं, तो 239.2 IF desired इक्वल टू 1.263 इंटू 240 माइनस RA की वैल्यू कितनी है 0.47, है ना। ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू IADS क्या है 30 माइनस IFDES, ठीक है। अब देखिए एक अननोन है और एक ही आपको इसमें अननोन है, एक इक्वेशन तो आराम से बनेगा ना। तो थोड़ा सा बस क्या है कैलकुलेशन है, तो घबराना नहीं। 239.2 IFDES इक्वल टू 1.263 इंटू अगर हम 240 करें तो ये हो जाएगा आपको 303.157 माइनस 1.263 इंटू, अब 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, और माइनस 0.4 IFDES, ठीक, यही होगा। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करना होगा, 239.2 IFDES इक्वल टू 303.157 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.263 इंटू 12, 15.156, और ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 1.263 इंटू 0.4, 0.505 IFDES, ठीक है। अब इसको ध्यान में आइए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 239.2 माइनस 0.505, ये आ रहा है 238.695 IFDES, 238.695 IFDES इक्वल टू 303.157 माइनस 288 समथिंग 288, तो यहाँ से IFDES आ गया 1.206, ठीक है। तो जो हमको चाहिए था
वो डिजायर्ड हमको करंट आ गया, अब करंट आ गया तो रेजिस्टेंस वगैरह भी निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट आप इस तरह कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो नाउ सिंस IF DES equal to VT upon RSH plus R external, this implies that RSH plus R external equal to VT कितना था 240 divided by 1.206, तो ये कितना आ रहा है और 198.912 ohm. Therefore R external will be 198.912 minus 160, ये आ जाएगा 38.91। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतना किसी का है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चंस आपको पीएचडी इमरा में या 7 क्वेश्चन में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सेशन यहाँ समाप्त हुआ। चारों क्वेश्चंस अच्छे थे और चारों को मैंने डिस्कस किया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन शंट मोटर में आपको आने वाला है नहीं, इससे ऊपर हाई लेवल का, और आएगा भी तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बन जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सीरीज डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ